वेरी प्लीज वेलकम टू यू ऑल। आई एम सेल्फ टू बी शिव कुमार यादव एंड आज हम जैसे कि पहले पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और आज हम बात करेंगे एक्ट ऑफ 1786 और उसके बाद हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट। ओके, तो चार्टर एक्ट की स्टार्टिंग हम इस वीडियो में कर देंगे और बेसिकली हमारा फोकस होगा प्रीलिम्स और मेंस। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो ये एक्ट था वैसे तो बहुत ही छोटा सा एक्ट था, एक्ट ऑफ 1786। इसमें लॉर्ड कॉर्नविल वॉज अपॉइंटेड एज ए गवर्नर जनरल ऑफ द बंगाल। जो गवर्नर जनरल एक पोजीशन थी बंगाल में, जो सबसे टॉप पे थी, सुप्रीम कोर्ट से भी टॉप पे थी, क्योंकि इनको छूट दे दिया गया था जैसा कि हमने देखा पिछले वीडियो लेक्चर में। ओके, ही प्लेस टू डिमांड एक्सेप्ट। लॉर्ड कार्नविल ने दो डिमांड सबके सामने रखा कि भाई साहब ये दो चीज़ें अगर आप फुलफिल करोगे तो आई एम गोइंग टू बिकम अ गवर्नर जनरल एंड आई एम गोइंग टू, मतलब आई एम बी द एट दैट पोजीशन। मैं एक्सेप्ट उसको तभी करूँगा जब आप मेरी ये दो डिमांड को फुलफिल करोगे। तो ही शुड हैव गिवन द पावर ऑफ ओवर राइड द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। ओके, मतलब वो जो भी काउंसिल का डिसीजन है वो उसको ओवर राइड कर सकते हैं। मतलब अगर कभी कभी इनका मतलब मैचअप नहीं हो पा रहा है, उनके जो भी थिंकिंग पावर है, डिसीजन है, तो जो इनका डिसीजन होगा दैट इज़ गोइंग टू बी द फाइनल, यही कहने का मतलब है। और दूसरा, ही वुड आल्सो बी द कमांडर इन द चीफ। मतलब मिलिट्री के जो भी कमांडर पोजीशन है वो मिलिट्री के, आर्मी के, जो भी नेवी है उसमें ये हेड होंगे। ओके, सो हिज हैड गिवन अ पोजीशन ऑफ कमांडर इन चीफ। ओके, उसके बाद अकॉर्डिंगली द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनेक्टेड टू मेक द बोथ प्रोविज़न। ठीक है, इसी दोनों प्रोविज़न को मतलब लाने के लिए इस एक्ट को लाया गया। तो आप बेसिकली देखिए, जो भी वो काम कर रहे हैं ना भाई साहब, वो इंडियंस के लिए कुछ नहीं कर रहे, वो अपने फैसिलिटी के लिए, अपने अनुसार जो अच्छा लग रहा है अपने लिए वो कर रहे हैं। तो जो मैंने पिछले क्वेश्चन में मेंस का क्वेश्चन पूछा था कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या क्या इफेक्ट पड़ा, तो आप एक बहुत ही क्लियर कट माइंड रखिए कि ब्रिटिशर्स हैड बिल्डेड देयर माइंड टू एक्सप्लॉयट द इंडियंस, नथिंग मोर देन दैट। वो इंडियंस के लिए कुछ नहीं करना चाहते थे सिवाय उनको एक्सप्लॉयट करने के। ओके, नेक्स्ट हम चार्टर एक्ट की बात करेंगे। चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ओके, 1793। तो बेसिकली हम फीचर्स पे डायरेक्ट जाते हैं, बात करते हैं कि इसका फीचर क्या है। ओके, सो पहला ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इट एक्सटेंडेड द ओवर राइडिंग पावर गिवन टू द लॉर्ड कॉर्नविल्स ओवर द काउंसिल। उसको एक्सटेंड कर दिया, मतलब एक्सटेंड को उसको बढ़ा दिया गया कि भाई साहब चलिए ठीक है, जो वो ओवर राइडिंग का पावर था जो कॉर्नविल को दिया गया था उसको हम और एक्सटेंड कर देते हैं टू द ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल। जो भी अपकमिंग फ्यूचर गवर्नर जनरल आने वाले हैं या फिर बनेंगे, और गवर्नर ऑफ प्रेसिडेंसी जो भी हैं, ठीक है, मतलब ओवर राइडिंग पावर को एक्सटेंड कर दिया, दैट्स इट। इट गिव द गवर्नर जनरल मोर पावर एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट टू द सबॉर्डिनेट। समझ ही रहे हैं, गवर्नर जनरल को और पावरफुल बना दिया गया, और सबॉर्डिनेट जो भी थे, बम्बे और मद्रास थे, उनके ऊपर उनका कंट्रोल और बढ़ा दिया गया कि भाई साहब आप लोगों को इनके अंदर में काम करना होगा, और ही इज़ गोइंग टू बी द सुप्रीम लॉर्ड फॉर यू टू कंट्रोल ऑल दिस थिंग। ओके, आफ्टर दैट इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली, ओके, ऑफ द कंपनी 20 ईयर। 20 साल के लिए कंपनी के मोनोपोली को और एक्सटेंड कर दिया गया। ध्यान से देखिए, जस्ट हैव अ फोकस। कंपनी का एक्सटेंशन चालू हो गया है, कब से? चार्टर एक्ट ऑफ 1793। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि जब हम पढ़ रहे हैं कि कंपनी के मोनोपोली को एक्सटेंड किया जा रहा है बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ओके, तो एक्सटेंशन स्टार्ट हो गया है कब से? चार्टर वन से। चार्टर वन इन द सेंस 1793 से। ओके, इट्स प्रोवाइडेड द कमांडर इन द चीफ। ओके, it's provided the commander in the chief was not to be the member of the governor general of the council unless he was so appointed। देखिए, ये अब इम्पावर करता है कि भाई साहब जो कमांडर इन द चीफ थे, दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द और मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल तब तक जब तक कि उनको अपॉइंट न किया जाए। ठीक है, इट लेट डाउन द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वेयर हैंस टू बी पेड आउट ऑफ द इंडियन रेवेन्यू। देखिए भाई, मैंने बताया ना, उनका माइंडसेट यही था कि भाई इंडियंस को एक्सप्लॉइट करो। तो जो भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर थे, उनके स्टाफ थे, उनको पैसा कहाँ से दिया जा रहा था? इंडिया के रेवेन्यू सिस्टम से दिया जा रहा था, जो इंडिया से एक्सट्रैक्ट कर रहे थे वो पैसा। ठीक है,
सो दिस इज़ द फर्स्ट चार्टर एक्ट। ओके, अब हम दूसरे चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। पहला आया 1793 में, तो दूसरा 1813 में। ओके, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। द फीचर ऑफ दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट का फीचर क्या है वही पढ़ने जाएंगे। इट अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी। मैंने पहले ही बताया कि भाई साहब देखिए, कंपनी का टाइम पीरियड एक्सटेंड करने वाला सिस्टम चालू हो गया था, ठीक है। उसके बाद सेकेंड वाले एक्ट में क्या किया गया, अब उसको धीरे धीरे एबॉलिश कर दिया गया कि भाई साहब अब देखिए कंपनी आपका काम ख़त्म हो गया, आप अब टाटा बाय बाय, अब आप अपना हाल अपना देखिए, ठीक है। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट थोड़े थोड़े पावरफुल होती जा रही है, अब वो खुद डिसाइड करेगी कि क्या क्या होना है। सो इट एबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन द इंडिया में केवल, ठीक है। इंडिया ट्रेड्स वॉज थ्रोन ओपन टू द ऑल ब्रिटिश मर्चेंट। देखिए पहले क्या होता था कि इंडिया में, ओके, इंडिया में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन ध्यान रखिएगा कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 एक ऐसा रूल लेके आया कि भाई साहब जो इंडिया मार्केट है दैट इज़ गोइंग टू बी ओपन फॉर एवरीवन, मतलब एवरीवन इन द सेंस कि ऑल मर्चेंट ऑफ ब्रिटेन के सारे मर्चेंट्स के लिए ओपन कर दिया गया कि भाई साहब अब जो चाहे वो ट्रेड कर सकता है। पहले ये था कि केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही इंडिया में ट्रेड करेगी। ओके, अभी बात हो रही है कि इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। बट इट कंटिन्यू द पॉलिसी मोनोपोली ऑफ द कंपनी ओवर द, अच्छा, चाइना में ट्रेड करना अलाउ अभी केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही था कि भाई केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही ट्रेड कर सकती है चाइना में, अभी ये रूल था। किस चीज़ का? टी का, चाय का। ओके, तो इंडिया में ख़त्म कर दिया गया 1813 चार्टर एक्ट के थ्रू कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को ये मोनोपोली एबॉलिश किया जा रहा है। अब कोई भी कंपनी आके मतलब अपना ट्रेड कर सकती है। और दूसरा, लेकिन चाइना वाला मोनोपोली को, चाइना वाले मोनोपोली को अभी ख़त्म नहीं किया गया, ठीक है, आप समझ सकते हैं। उसमें टी का ट्रेड करना अलाउ था, उसमें जो मोनोपोली थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इट असर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ द ब्रिटेन क्राउन ओवर द कंपनी रूल। कहीं ना कहीं ध्यान से देखिए, जो ब्रिटिश क्राउन था ना, वो अपनी सॉवरेनिटी दिखाना स्टार्ट कर दिया कि भाई साहब ईस्ट इंडिया कंपनी आपका टाइम ख़त्म होने वाला है, अब तो हम आएंगे, ठीक है। इट्स अलाउ द क्रिश्चियन मिशनरी टू कम टू द इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एनलाइटमेंट। और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जहाँ पे इस यूपीएससी खेल सकता है, पूछ सकता है, आपको घुमा सकता है कि भाई साहब 1813वां, मैं बार बार इसलिए नाम यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। जिसमें जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको अलाउ कर दिया कि भाई साहब आप इंडिया जा सकते हो, लोगों को इनलाइटेड कर सकते हो। अब उन्हें कौन बताया कि भाई साहब हम इंडियंस का ब्रेन इतना तेज़ है ना बेटा, कि अच्छा है कि मैं उस समय पैदा नहीं हुआ था, नहीं तो मैं तो ठीक है ज़्यादा कुछ नहीं करता, लेकिन एक दो को तो मैं मार ही देता। ठीक है, तो उनको अलाउ कर दिया गया, ठीक है। ब्रिटिशर्स बहुत ही अच्छे थे कि इस समय नहीं है, और या फिर मैं उस समय पैदा नहीं हुआ, नहीं तो मैं तो आधा को तो ऐसे ही साफ करता था। इट्स प्रोवाइड फॉर द स्प्रेड ऑफ द वेस्टर्न एजुकेशन। देखिए इसमें वेस्टर्न एजुकेशन को इंडल्ज कर दिया गया कि भाई साहब अब इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन मतलब कल्चर एक्सप्रेड करने पे ज़्यादा फोकस कर दिया गया कि भाई साहब स्प्रेड हो सकता है। आपको याद रखना है कि कौन से एक्ट के थ्रू। इट ऑथोराइज द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन। ये आपको ध्यान रखना है कि लोकल गवर्नमेंट को भी ये अलाउ कर दिया गया है कि दे हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस ऑन द पर्सन एंड दे कुड आल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस। किस आर्टिकल के थ्रू, किस चार्टर एक्ट के थ्रू? 1813। इसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया कि भाई साहब आप टैक्स मतलब इम्पोज कर सकते हो लोगों पे, और वो अगर पे ना करे तो आप उनको पनिश कर सकते हो। मतलब इतनी, क्या बोलूँ, कौन सी गाली दूँ इनको, क्या बोलूँ, छोड़ो हटाओ इनको। मतलब एक होता है ना, बंदूक होती है ना, कहते हैं कि कहाँ लगा के मारूंगा, कहाँ से निकलेगा पता नहीं चलेगा, तो उनके लिए सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ही अच्छे थे। चलिए ठीक है, आप समझ गए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ
1833. Okay, so this is all about for today. Thank you.